नमस्ते, मैं विक्रांत न्यूज़टेक.com के लिए और सबसे पहले आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर न्यूज़टेक के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की खूब बधाई। हमारा ये गणतंत्र बना रहे, हमारा संविधान बना रहे, हमारे मुल्क की ये मूल्य और नैतिकता हमेशा बनी रहे। सवाल है आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि क्या इस मुल्क में युवा होना एक अपराध बन गया है और क्या इस मुल्क में बेरोजगार युवाओं का रोजगार मानना पुलिस की लाठियों के बराबरी में रख दिया गया है। यह सवाल इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से कल रात प्रयागराज के छात्रावासों में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ मचाई है, जिस तरीके से पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और इसकी प्रतिक्रिया में जिस तरीके से रेलवे के कोच को आग लगाई गई है, जिस तरीके से रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाई गई है, इन सभी मामलों के बीच में सवाल रोजगार का जिंदा है। और यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस देश की सबसे बड़ी ताकत अगर सड़कों पे खड़ा होकर अपने सरकार से रोजगार मांग रही है तो यह सत्ता के लिए विचार करने का विषय होना चाहिए कि आखिर यह स्थिति आई क्यों है। पूरा मामला आरआरबी के ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी का है। तो आइए समझते हैं क्रमवार तरीके से कि ये पूरा मामला क्या है और युवाओं का पक्ष क्या है और सरकार का पक्ष क्या है। सबसे पहले कि सन 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भारत की राजनीति में रोजगार एक मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा था। 2 करोड़ रोजगार के जो वादे किए गए थे वैसे वादों को बार बार याद दिलाया जा रहा था। सरकार इस चीज को भांप चुकी थी कि बेरोजगारी 2019 के लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और इस चीज से बचने के लिए सरकार ने कहा कि हम आने वाले 1 वर्ष के अंतर्गत इतनी नौकरियां लाएंगे और रेलवे ने तो सबसे आगे बढ़ के कहा कि तकरीबन 1 साल के अंतर्गत 4 लाख लोगों को रेलवे खुद अपने विभाग में नौकरियां दे देगा। और इसी क्रम में रेलवे ने 23 फरवरी 2019 को 1 लाख पदों के लिए ग्रुप डी के वैकेंसी लाई और उस वैकेंसी जब वो 1 लाख वैकेंसी लाई गई तो उसमें कितने लोगों ने फॉर्म भरा? तकरीबन 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने रेलवे के उस ग्रुप डी के 1 लाख पदों के लिए फॉर्म भर दिया। अभी इस वैकेंसी की परीक्षा और चयन पे बाद में बात करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि राज्यसभा में पिछले वर्ष पीयूष गोयल से सवाल किया जाता है कि जो ग्रुप डी के 1 लाख पदों के लिए फॉर्म भरवाए गए थे उनकी परीक्षा की क्या स्थिति है, परीक्षा कब होगी, हो चुकी है, नहीं हुई है। पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि परीक्षा हुई नहीं है लेकिन 1 करोड़ से अधिक फॉर्म आए हैं और परीक्षा कराने के लिए हमने एजेंसी की नियुक्ति कर दी है। परीक्षा नहीं हुई है, अभी एजेंसी नियुक्त की जाती है। आज भी जब 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम नौकरी संवाद कर रहे हैं तो अभी भी रेलवे की यह परीक्षा नहीं हुई है और आज के निर्णय पर भी हम चर्चा करेंगे कि अभी आने वाले समय में यह परीक्षा कब होगी। तो फिर सरकार की तरफ से नया नोटिफिकेशन आता है जब लगातार ट्विटर पे लड़के कैंपेन चलाते हैं। आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाओं को लेकर नए नए ट्विटर ट्रेंड बनाए जाते हैं। तब सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 15 और 17 मार्च में कराएंगे। अब यहां पे मामला फंस जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, परिणामों के बाद ये परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन रेलवे का एक नया नोटिफिकेशन आता है और कहा जाता है कि ग्रुप डी की परीक्षा में भी सरकार सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 भी कराएगी। यानी कि ग्रुप डी की परीक्षा जो रेलवे की चौथी श्रेणी की नियुक्ति है उसमें आमतौर पर होता यह रहा है कि एक परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाता है और उन्हें नौकरी दे दी जाती है। लेकिन सरकार ने यहां पे कहा कि हम अब ग्रुप डी में भी 2 परीक्षाएं कराएंगे। पहले ऐसा नहीं कहा गया था, अचानक से यह निर्णय लिया गया है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। अब अभ्यर्थियों का यह कहना है कि जब सीबीटी 1 जहां 1 करोड़ से अधिक फॉर्म भरे गए हैं, जब सीबीटी 1 की प्रक्रिया चालू होगी तो लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलेगी और कोविड के बीच में तो यह प्रक्रिया और लंबी खींचने वाली है। फिर जब सीबीटी 1 के परिणाम आएंगे उसके परिणामों पे भी आपत्ति दर्ज होगी, कई तरीके के जो है नए नए समीकरण दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद फिर सीबीटी 2 कराई जाएगी, फिर उसका परिणाम आएगा और भर्ती देने की यह प्रक्रिया अब आने वाले 2-2.5 सालों में हो जाएगी। अब
अभ्यर्थियों की बात में बड़ा दम है। उनका यह कहना है कि सबसे पहले तो हमने 2 साल तक लगातार आंदोलन और दबाव बना के सन 2019 में सरकार और रेलवे मंत्रालय से फॉर्म जारी करवा दिए। 3 साल दबाव बना के हमने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी, और अब परीक्षा की जब तिथि घोषित की गई है तो बिना हमसे राय लिए, बिना हम हमारी जानकारी में लाए, अचानक से एक निर्णय सुना दिया जाता है कि अब आपको CBT 1 के साथ CBT 2 भी देना पड़ेगा। यानी कि कम से कम और 2-2.5 साल की भर्ती प्रक्रिया में समय जोड़ दिया जाता है। यानी कि एक वैकेंसी जिसे अब एक अभ्यर्थी को नौकरी पाने के लिए अपने जीवन के 7 साल लगाने पड़ेंगे। पहले उसे 2 साल फॉर्म के इंतजार में बिताने पड़े, 3 साल उसे परीक्षा की तिथि आने में बिताने पड़े, और अगले 2 साल वो अपनी नियुक्ति में बिताएगा। तो सरकार से अभ्यर्थियों का यह सवाल कितना जायज है कि एक ग्रुप डी के छोटे पद जहां 30,000-35,000 रुपए का जो है वेतन होता है, वहां एक वैकेंसी के लिए आप एक अभ्यर्थी के जीवन का 7 साल बहुमूल्य समय आप उसका नुकसान करा रहे हैं। वैसे ही एक और परीक्षा है जिसपे बड़ा विवाद मचा हुआ है, एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन था वो 28 फरवरी 2019 को आया। और एनटीपीसी के नोटिफिकेशन जब आया तो उसमें फॉर्म कितने भरेंगे, 1.25 करोड़ छात्रों ने फॉर्म भर दिए, और इसमें कई लेवल पे वैकेंसियां होनी थी। इसमें कहा गया कि CBT 1 होगा और फिर उसके बाद CBT 2 होगा, और रेलवे, और ये भी परीक्षा रेलवे के जरिए थी। और नोटिफिकेशन में कहा गया कि हम अभ्यर्थियों से 20 गुना ज्यादा लोगों को चयनित करेंगे। अब मामला क्या फंस गया है कि CBT 2 आने वाले महीने में होने वाला था, जो परिणाम अभी जारी किए गए इसी महीने में। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है कि वो 20 गुना लोगों को चयनित कर रही है। एक ही व्यक्ति को 4, 5, 6, 10 पदों पर उसको CBT 1 क्वालिफाई दिखाकर 20 गुना संख्या दिखाई जा रही है। लेकिन सरकार और मंत्रालय ने यह कहा था कि वह 20 गुना अभ्यर्थियों को चयनित करेगी, ना कि उन्होंने यह कहा था कि एक ही व्यक्ति को 10 पदों पे नियुक्त कर 10 पदों पे क्वालिफाई दिखाकर हम 20 गुना संख्या दिखा देंगे। तो ये 2 मामले थे जिन पर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और उनकी अपनी जायज मांगों पर वो सरकार से लगातार अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें इन मुद्दों पर हमारे साथ न्याय किया जाए। अब रेल मंत्रालय ने दोनों परीक्षाओं पर अभी तत्काल जो जानकारी प्राप्त हुई है कि रेल मंत्रालय ने इन दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी है, और एक समिति बनाई गई है। समिति के सामने सभी छात्रों को, सभी अभ्यर्थियों को, मतलब एक प्रतिनिधित्व के मामले में बुलाया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी। समिति में छात्रों के जो है प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, और जब रिपोर्ट आएगी तब यह तय किया जाएगा कि अब इसकी आगे परीक्षा कैसे होने वाली है। यानी कि समिति बनी है, समिति के सामने लोग पेश होंगे, समिति के सामने रिपोर्ट बनाई जाएगी, बयान दर्ज किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया कितने दिन चलेगी, 6 महीने चलेगी, 7 महीने चलेगी, 8 महीने चलेगी। फिर रिपोर्ट आएगी, फिर रिपोर्ट पे भी आपत्ति हो सकती है। उस आपत्ति पे क्या करना होगा, जब उस रिपोर्ट पर आपत्ति होगी तो उसका निर्णय क्या होगा। यानी कि जो परीक्षा 15 और 17 मार्च को होने वाली थी, अब वह इस समिति की रिपोर्ट के बाद होगी। एनटीपीसी की जो परीक्षा अगले महीने होने वाली थी CBT 2, उसकी परीक्षा भी इस रिपोर्ट के बाद होगी, और रिपोर्ट आएगी, आपत्ति दर्ज होगी, फिर से नई तरीके से परीक्षा कराए जाएंगे और छात्रों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र लड़ रहे थे, समिति के जरिए उनको फिर से बांध दिया गया है, और एक अब लंबा समय लगने वाला है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में। तो ये पूरा मामला है RRB और NTPC की वैकेंसी का। तो अब यहां पे सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि छात्रों के साथ ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है कि लगातार उनके नौकरी पाने के मंसूबों पर सरकारी तंत्र हावी होता दिखाई पड़ रहा है। यह सवाल इसलिए बार बार पूछा जाना चाहिए कि रेलवे जो कल मात्र 5 मिनट के समय में यह नोटिफिकेशन निकाल देता है कि आंदोलन कर रहे छात्रों को हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और उन्हें चिन्हित करके रेलवे में हमेशा के लिए नौकरी से जो है उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या यही रेलवे इस बात की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा कि एक अभ्यर्थी जो पिछले 5 वर्षों से लगातार अपने नौकरी के इंतजार में बैठा है, उसके इन 5 सालों की भरपाई कौन करने आएगा। 2 साल अभ्यर्थियों को रेलवे के फॉर्म निकलवाने में लग गए,
3 साल अभ्यर्थियों को रेलवे की परीक्षाओं का घोषणा होने में लग गए और अब समिति बनेगी, रिपोर्ट आएगा, कई तरीके की अड़चने आएंगी और हो सकता है कि आने वाले 2 वर्ष या 3 वर्ष जो है उनको नौकरी पाने में लग जाए। यानी कि एक अभ्यर्थी एक ग्रुप डी जैसी छोटी नौकरी के लिए अपने जीवन का 7 साल बर्बाद कर देगा और भारत सरकार और रेल मंत्रालय शायद इस बड़ी युवा आबादी के इस तरीके से बर्बाद होने के आकलन को करने में असफल साबित हो जाएगा। तो ये इनका पूरा मामला है। इनके इस पूरे मामले में एक मामला और है जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आपने अभी 69,000 शिक्षक भर्तियों में आरक्षण के मामले को देखा होगा। 90,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 90,000 पदों पर जो है शिक्षक भर्ती का फॉर्म लाया जाना चाहिए। सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थियों का यह कहना है कि जब बात 90,000 पदों की हुई थी तो अचानक से 17,000 पदों को चुनाव आयोग की आचार संहिता लगने से 1 दिन पहले जारी कर दिया जाता है और अब सरकार बनने में अभी 2 महीने का समय लगेगा, 3 महीने का समय लगेगा। उसके बाद फिर से नई तरीके से भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी। तो ये इस देश के युवाओं का वो दर्द है जिस पर बड़ा विचार करना होगा। विचार इसलिए भी करना होगा क्योंकि ये बच्चे किसी राजनीतिक बहकावे में या किसी के प्रलोभन में नहीं बात कर रहे हैं। ये अपने उस हक की बात कर रहे हैं जो पिछले 5 सालों से वो इंतजार में बैठे हैं। कोई लड़का प्रयागराज में तैयारी कर रहा है, कोई पटना में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है। एक छोटे से कमरे में 3-3 लड़के तैयारी कर रहे हैं और सरकार और इस तंत्र के बीच में फंसकर उनके नौकरी पाने के मंसूबों की जो है कहीं ना कहीं जो है भ्रूण हत्या की जा रही है। तो यह बड़ा गंभीर मुद्दा है कि एक मुल्क जिसकी युवा आबादी सबसे प्रमुख बताई जाती है, एक मुल्क जिसकी युवा आबादी को ताकत बताया जाता है, वहां की युवा आबादी नौकरी के लिए रेलवे के ट्रैक पर बैठ रही है, सड़कों पर आंदोलन कर रही है, हॉस्टल के लाज में पुलिस की लाठियां खा रही है और सरकार उन्हें नौकरी के नाम पे लगातार झुनझुना थमा दे रही है। और नौकरी के नाम पे जिस तरीके से छात्रों को मारा जा रहा है, यह 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस गण पे तंत्र के हावी होने का परिणाम है, उस गण के तंत्र पर हावी होने का प्रमाण है जिससे हमें बचा जाना चाहिए था। तो नमस्ते, मैं विक्रांत, मेरी यह स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।